रीट आधारित शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं जयवीर सारण हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो पीछे वाला टॉपिक था हमारा चल रहा है प्रकाश लाइट, और उसमें हमने परावर्तन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परावर्तन। रिवाइज करता हूं मैं। परावर्तन के अंदर हमने परावर्तन के नियम देखे, जिसमें दूसरा नियम बेहद इंपॉर्टेंट था कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, और इस पर हमने बेहद 2-3 महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। एक तो अभिलंबोत आपतन की स्थिति के अंदर आपतन कोण परावर्तन कोण का मान 0 होता है और विचलन कोण का मान 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार जो परावर्तन है उसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और अब हम आगे बात करते हैं परावर्तन में कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन 2 प्रकार, यानी 2 प्रकार से परावर्तन होता है। एक नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। देखिए दोस्तों, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर परावर्तक सतह वो चिकनी होनी चाहिए या समतल होनी चाहिए, यानी इस परावर्तन में परावर्तक सतह चिकनी या समतल होती है, समतल होती है। परावर्तित किरण एक निश्चित दिशा में जाती है, निश्चित दिशा में जाती है, यानी नियमित परावर्तन क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण समतल सतह या चिकनी सतह पर गिरे तो परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है, एक निश्चित डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कि नियमित परावर्तन तभी होगा जब सतह चिकनी या समतल हो और प्रकाश की किरण जो परावर्तित किरण है वो परावर्तित किरण एक निश्चित दिशा में जाए। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसी के अनुसार 2 नंबर विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के अंदर सतह खुरदरी या असमतल हो सकती है। किस प्रकार की हो सकती है? खुरदरी या असमतल हो सकती है। इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन, यानी प्रकाश की किरणें यदि खुरदरी सतह पर आकर गिरे, यानी परावर्तक सतह कैसी हो? परावर्तक सतह खुरदरी या असमतल तथा परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशा में जाएं, तो इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का परावर्तक सतह पर टकराकर फैल जाना, बिखर जाना क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन 2 टाइप का है, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में समतल सतह होनी चाहिए, विसरित परावर्तन में खुरदरी सतह होनी चाहिए। इसमें प्रकाश की किरणें आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में जाती हैं और इसमें अनिश्चित दिशा में जाती हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इधर चली गई, यहाँ से आई, इधर चली गई, यहाँ से आई और इधर चली गई, यानी
इनकी डायरेक्शन होती है वो निश्चित नहीं होती, क्योंकि सतह क्या होती है, खुरदरी होती है। खुरदरी सतह होने के कारण ये बिखर जाती है। इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। यानी विसरित परावर्तन के अंदर वैसे बोल सकते हैं कि प्रकाश का वायुमंडल में स्थित धूल व धुएं के कणों से टकराकर फैल जाना भी कौन से में आता है, विसरित परावर्तन में आता है। प्रकाश का वायुमंडल में स्थित धूल व धुएं के कणों से टकराकर फैल जाना भी क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। तो आप इसका क्लिक दे सकते हो। परावर्तन है वो दो टाइप का है, एक तो नियमित परावर्तन है, दूसरा विसरित परावर्तन है। और नियमित के अंदर सतह समतल होनी चाहिए और परावर्तित किरण एक निश्चित दिशा में जानी चाहिए। विसरित परावर्तन में परावर्तक सतह खुरदरी हो और जो परावर्तित किरण है वो अनिश्चित दिशा में गमन करती है। ये हमारा परावर्तन हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। एग्जाम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो कोई उदाहरण पूछा जा सकता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पूछी जा सकती है, या कोई क्रांतिक कोण से पूछा जा सकता है। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। तो उसके लिए हमें जाना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पर, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इनकी शर्तें क्या है। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूं ये संघन माध्यम है, ये संघन माध्यम, कैसा माध्यम है, संघन माध्यम। और मैंने मान लिया ये ऊपर वाला विरल माध्यम, कैसा माध्यम, विरल माध्यम। एक संघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। संघन माध्यम के अंदर ऐसे मान लो मैंने जल लिया है, ऊपर वायु और नीचे वाला जल। तो जल की तुलना में वायु विरल होती है, तो ये विरल माध्यम हो गया और ये जल एक संघन माध्यम हो गया। ये विलंब। देखिए दोस्तों, ये संघन माध्यम है, संघन माध्यम जल, इसमें ये विलंब, मैं 3 अभिलंब बनाता हूं। इसे समझते हैं N1, N2 और N3। ये पृथकारी पृष्ठ क्या होता है, पृथकारी पृष्ठ, पृथकारी पृष्ठ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पहली शर्त क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 शर्तें हैं कि प्रकाश की किरण सदैव संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, प्रवेश। पहली शर्त क्या है, प्रकाश की किरण सदैव संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। और दूसरी शर्त ये कि आपतन कोण का मान I का मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल IC से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों स्थिति कैसे बनती है, इसके अंदर ये मेरा संघन माध्यम है, ये मेरा विरल माध्यम है, वायु है। तो पहली शर्त है संघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहां जाए, विरल माध्यम में जाए।
तो मैं यहां से कोई प्रकाश की किरण लेता हूं, संगम माध्यम से कोई प्रकाश की किरण चली और किस साइड में जा रही है, विरल माध्यम की तरफ जा रही है, ये विलंब। तो विलंब के साथ आपतन कोण आई, जिसे मैं एक बार ऐसे बोल दूं कि आई बन। संगम से जब प्रकाश की किरण विरल में जाती है तो हम जानते हैं, मैंने बताया आपको कि प्रकाश की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। तो माध्यम पर निर्भर करती है तो विरल माध्यम प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और अविलंब से प्रकाश की किरण दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है और ये कोण अपवर्तन। प्रकाश की किरण संगम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, यानी जब इसका अपवर्तन होता है तब ये क्या होती है, विलंब से दूर हट जाती है, यानी प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं इस आपतन कोण का मान और बढ़ाऊं, मान लो एक बार मैंने इसका कोण 30 डिग्री लिया, कितना, 30 डिग्री। अब मैं इसके 30 डिग्री की बजाय इसका कोण ले लेता हूं मैं 40 डिग्री। I2 का मान कितना ले लिया मैंने, 40 डिग्री। अब आप जानते हो इस साइड से मैं ऐसे कोण बढ़ा रहा हूं तो उस साइड से ऐसे कोण बढ़ जाएगा, यानी इधर से कोण बढ़ाया मैंने तो इधर से कोण भी बढ़ जाएगा। इस टाइप से क्लॉकवाइज कोण बढ़ रहा है। तो आपतन कोण का मान बढ़ाता हूं तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, एक समकोण हो जाता है, यानी अपवर्तित किरण अपवर्तक जो सतह या प्रत्यकारी पृष्ठ है उसके समांतर हो जाती है। ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण। आपतित किरण अगर 40 डिग्री के कोण पर डाली जाए तो अपवर्तित किरण समतल सतह के समांतर हो जाती है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि अपवर्तन कोण का मान एक समकोण हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 40 डिग्री पर, मैंने माना है कि 40 डिग्री, एक बार समझने के लिए कि 40 डिग्री मान लें, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बने तो वो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। यदि ये I2 कोण पर अपवर्तन कोण का मान एक समकोण प्राप्त हो रहा है तो ये I2 क्या कहलाता है, IC कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी आपतन कोण का वह मान, कौन सा मान, जो भी मान जिस पर या जिसके संगत अपवर्तन कोण एक समकोण प्राप्त हो, अपवर्तन कोण एक समकोण प्राप्त हो तो वह आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। वह आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है, नहीं अपवर्तन कोण। याद रखना, क्रांति कोण कौन होता है, आपतन कोण ही होता है। कौन सा आपतन कोण, जिसके संगत अपवर्तन कोण एक समकोण प्राप्त होता है, वह क्रांति कोण कहलाता है। यानी मैं ऐसे मान कर चलूं कि हमारा माना कि हमने 40 डिग्री कोण पर आर का मान 90 डिग्री प्राप्त हुआ तो हमारे लिए क्रिटिकल एंगल का मान कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब मैं ये चीज को और बढ़ाता हूं, आपतन कोण का मान और बढ़ाकर मान लो मैंने I3 ले लिया और I3 का मान मेरे 50 डिग्री है, या यहाँ पे जैसे 40 है तो मैंने यहाँ पे इसका मान लो कि 42 डिग्री कर दिया। जैसे मैं इसका मान और बढ़ाता हूं तो ये वापिस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वापिस लौटता है। पहली शर्त ये थी प्रकाश संगम माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। प्रकाश संगम से किस में जा रहे हैं, विरल। सदैव पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश विरल से संगम में जाए, संगम से विरल माध्यम में जाए। और दूसरी शर्त थी I ग्रेटर देन IC, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे ये हमारा आपतन कोण, ये आपतन कोण I3 है, वो ग्रेटर देन क्या है, IC, यानी ऐसे माने कि 40 डिग्री ग्रेटर देन क्या है, 42 डिग्री ग्रेटर देन है 40 डिग्री से, क्योंकि 40 डिग्री हमारे लिए क्रिटिकल एंगल था और 42 डिग्री वह कोण है जिस पर प्रकाश की किरण
वापस उसी माध्यम में लौट आती है। कौन से माध्यम में? जिस माध्यम से चलकर गई थी, यानी वापस संघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो, 1 व 2 दोनों, जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से आपको कोई 4 ऑप्शन दे दे और उसमें आपको ध्यान रखना है कि सदैव क्या होगी? संघन से विरल में जाएगी और आपतन कोण का मान सदैव क्रांति कोण के मान से बड़ा होगा। तो देखिए इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ से पहले हमने 30 डिग्री का कोण लिया तो अपवर्तन कोण का मान जो भी हमें प्राप्त हुआ, जैसे मैं एक बार मान लूं कि मेरे को 60 डिग्री प्राप्त हुआ और जैसे मैंने इसका मान I2 का मान और बढ़ाया, 30 की बजाय 40 किया तो मेरे पास अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हुआ। फिर 40 से आगे और बढ़ाया तो मेरे को 42 डिग्री पर क्रिया वापस प्रकाश की उसी माध्यम में लौट आती है। यानी धीरे धीरे ऐसे चलती, इसके समांतर होती है, फिर ऐसे नीचे लौट आती है। कैसे कब लौटेगी? जब आप इधर से कोण एंगल को बढ़ाओगे तो उधर से एंगल बढ़ेगा और नीचे लौटेगा। कहने का मतलब इसमें क्रांति कोण बड़ा महत्व रखता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश संघन से विरल में जाएगा और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होता है। तो आप क्रांति कोण की परिभाषा लिख सकते हो। क्रांति कोण, क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल में ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात ये कि क्रिटिकल एंगल होता है वो आपतन कोण होता है। आपतन कोण, कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि अपवर्तन कोण होता है, जो 90 डिग्री होता है उसको हम क्रांति कोण समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आपतन कोण है वही क्या है? जो आपतन कोण है वही हमारे पास है, इसका अपवर्तन कोण है। जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आपतन कोण है वही हमारा क्या है? क्रांति कोण है। यानी यदि आपतन कोण का मान एक ऐसा मान प्राप्त हो जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो? एक समकोण, यानी क्रांति कोण क्या होता है? परिभाषा लिख सकते हो आप। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण एक समकोण प्राप्त हो, एक समकोण प्राप्त हो, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो, यानी 90 डिग्री तो IC पर प्राप्त हो गया, लेकिन हमें वापस इसी माध्यम में जाना है तो इसका मान 40 डिग्री से और बढ़ाना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल एंगल से आपको आगे निकलना पड़ेगा, तब ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? क्लियर है? अब देखो इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग है, क्लिक ले सकते हो आप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी? संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें और आपतन कोण का मान सदैव क्रांति कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। क्रांति कोण की परिभाषा लिख लीजिए। आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण एक समकोण प्राप्त होता है, अपवर्तन कोण एक समकोण प्राप्त होता है, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखिए उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देखो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? एक नंबर हम सब जानते हैं मरीचिका।
मरीचिका क्या होती है? मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में पानी का आभास होना, दूर से देखने पर पानी का आभास होना मृग मरीचिका कहलाती है या मृग तृष्णा कहलाती है। जैसे साधारण तौर पर हम रोड पर देखते हैं, सड़क पर देखते हैं, बहुत दूर से देखें तब हमें पानी चमकता हुआ दिखाई देता है और हम दौड़कर पानी के लिए उसके पास जाते हैं तब वहां पे कुछ नहीं मिलता, वो होती है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। उसमें किसका कारण होता है? मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 नंबर, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। डायमंड किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। 3 नंबर, दरार आए शीशे, दरार या टूटे हुए शीशे, टूटे हुए शीशे का चमकना, ऐसा शीशा जो टूट गया है उसमें दरार आ गई है वो सदैव चमकता है, उसके चमकने के पीछे भी कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और 4 नंबर है हमारे पास, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना, बुलबुले का चमकना, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना। और 5 नंबर बेहद महत्वपूर्ण, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। 5 नंबर जो उपयोग है प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु का उपयोग 2 क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी यानी शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्षेत्र है दूरसंचार, दूरसंचार के क्षेत्र के अंदर जो सिग्नल होते हैं, संदेश होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार से बना होता है प्रकाशिक तंतु। यहाँ पे क्लेडिंग की होती है, क्लेडिंग, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे क्लेडिंग की होती है। इधर से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है और अंदर प्रवेश करने के बाद प्रकाश बाहर नहीं निकलता, लेकिन इसके अंदर बार बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे होता है और ऐसे बाहर निकलता है। इस प्रकार से दोनों तरफ से प्रकाश का बार बार में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ऐसे बाहर निकल जाता है, यानी बिना किसी नुकसान हुए। और प्रकाश को या सिग्नल को, जो सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, उनको अधिकतम दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। या जो शरीर के आंतरिक भाग है उसकी जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप एंडोस्कोपी कहते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण 5 उपयोग है: मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दरार या टूटे हुए शीशे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्रकाशिक तंतु ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 टाइप से काम करता है, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर और दूरसंचार के अंदर। चिकित्सा क्षेत्र में एंडोस्कोपी यानी शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है, और दूरसंचार में जो सिग्नल होते हैं उनको दूरस्थ स्थानों तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया हमने, इसके उपयोग पढ़ लिए।
अब हम देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अपवर्तनांक के साथ संबंध क्या होता है। लिख ले सकते हो आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तनांक में संबंध या क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है। ऐसे बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ऐसे हम जानते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। सबसे पहले दिमाग में ये रखिए, क्रांतिक कोण आपतन कोण होता है। कब होता है आपतन कोण? वैसे जैसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधी होता है लेकिन एक विशेष स्थिति में प्रतिरोध होता है, वैसे ही क्रांतिक कोण भी आपतन कोण ही होता है लेकिन विशेष स्थिति में होता है। वो विशेष स्थिति कौन सी होती है कि यदि अपवर्तन कोण का मान एक समकोण प्राप्त हो तो वह आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसका संबंध होता है साइन IC बराबर 1/μ। यहाँ पे IC क्रिटिकल एंगल, बहुत जगह आपको थीटा सी भी मिल सकता है। IC क्रिटिकल एंगल, म्यू है माध्यम का अपवर्तन, माध्यम का अपवर्तन। या मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू बराबर 1/sin IC, 1/sin IC। इस प्रकार से क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध होता है। तो इसे हम sin IC बराबर 1/μ, यदि आपको अपवर्तनांक दिया हो तो आप मान निकाल सकते हो। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन रंगों पर किस प्रकार निर्भर करता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के लिए मैं ऐसे बोलूं कि विपज्योत क्या होता है? विपज्योत। इससे V2 हट जाओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, R2 V आओगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, न्यू। विपज्योत बेनिया एंटीनाला V से आ जाएगी तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी और R से आप V आइए आवृत्ति बढ़ेगी। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति हम जानते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। U बराबर C अपॉन लैम्डा क्या होती है? U बराबर C अपॉन लैम्डा। C फिक्स होती है 3 × 10⁸ तो U किसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी? लैम्डा। आवृत्ति क्या होती है? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो रंगों का कैसे प्रभाव पड़ता है इसमें? देख ये आवृत्ति मैं ऐसे बोलूं कि IC है वो समानुपाती होता है लैम्डा के समानुपाती होता है। IC समानुपाती लैम्डा समानुपाती V। कैसे? मैं ऐसे बोल दूं कि यदि लैम्डा का मान ज्यादा हो तो IC का मान भी क्या होगा? ज्यादा, और लैम्डा का मान कम हो तो IC का मान भी क्या होगा? कम होगा। चलिए, क्योंकि IC समानुपाती लैम्डा के, लैम्डा का मान तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो क्रांतिक कोण का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो वेग भी ज्यादा होगा। क्या होगा? वेग भी ज्यादा होगा। तो यहां से आप देख सकते हो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? बैंगनी रंग का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल रंग का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे बैंगनी रंग का क्रांतिक कोण, बैंगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम व लाल रंग का क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अर्थात IV या IR ग्रेटर देन IB। जो लाल रंग का क्रांतिक कोण है उनका मान ज्यादा होगा बैंगनी रंग के क्रांतिक कोण के मान से, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वैसे बोला जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन से रंग का क्रांतिक कोण निम्न में से
सबसे कम होता है। तो सबसे कम उसका होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बेरिलियम की होती है। कौन से रंग की, बेरिलियम। तो बेरिलियम का क्रांति कोण सबसे कम, वह लाल रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। ये क्रांति कोण रंग पर इस प्रकार से निर्भर करता है। तो पूर्णांतिक परावर्तन में हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त के अंदर हमें 1 नंबर संबंध से विरल में जाना चाहिए, 2 नंबर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है हीरे का चमकना किसके कारण होता है, कौन सी प्रकाशिक घटना के कारण हीरा चमकता है। पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ओरण विक्षेपण, ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो उसमें पूर्णांतरिक परावर्तन यानी उनके उपयोग से आ सकता है कि हीरा चमकता है, टूटा हुआ शीशा चमकता है, या पानी के अंदर बुलबुला चमकता है। तो ये सब किस कारण है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या कौन सी प्रकाशिक घटना इस पर कार्य करता है। तो ये सब के सब कौन से पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर है। और पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर जो क्रांति कोण है वो अपवर्तनांक के साथ इस प्रकार से रिलेशन रखता है कि sin IC का मान किसके बराबर होता है, 1/μ के बराबर होता है। या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि sin IC बराबर म्यू इनवर्स। म्यू इनवर्स का मतलब 1/μ। ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कल दर्पण की। दर्पण कितने प्रकार का होता है और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।